आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। दोस्तों, ये प्रोग्राम खास इसलिए भी है क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं ज्योतिष शास्त्र में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको दूर करने की, ताकि आप उन भ्रांतियों से परेशान ना हो, डरे ना और भयभीत ना हो। आपकी इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज में। नमस्कार दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी सभी भ्रांतियों को दूर करते हैं और साथ ही आपको सटीक उपाय भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिरकार ये दोष या रोग क्या होते हैं, किस तरह से जो है आप इनको जान सकते हैं और किस तरह से इन्हें समय पर जानकर इनका उपाय समय पर कर लेते हैं तो जिंदगी जो है वो सुखमय बन जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम शादी से पहले हम लोग कुंडली मिलान करते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं कि कुंडली मिलान का क्या महत्व होता है। जब कुंडली मिलाई जाती है तो गुण भी मिलाए जाते हैं, साथ ही ये भी देखा जाता है कि कितने गुण मिल रहे हैं, क्या कुछ जो है इसमें और कुछ करना चाहिए और साथ ही कुंडली मिलान क्यों किया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी से। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, विवाह से पहले कुंडली मिलान कराया जाता है, आप हमें बताइए कि इसे विस्तार से कि क्यों कराया जाता है, क्यों ज़रूरी है कुंडली मिलान करवाना। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है वो मनुष्य के जीवन में जितना भी घटनाक्रम घट रहा है, जो भी घटेगा, उसके बारे में बारीकी से उसका परीक्षण करता है और विश्लेषण करता है। उसी में हम सब जानते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ है तो हमारी ब्याह शादी भी होगी। तो शादी जो विषय है वो 2 परिवारों का मिलन है, 2 समाजों का आपस में मिलन है। वो बड़े सुख सहयोग के साथ चलता रहे, आपस में प्रेम और प्रीति बनी रहे। जो भी 2 बच्चे हैं जिनका विवाह किया जा रहा है वो सामाजिक दृष्टि से वो श्रेष्ठ बने, अपने जिम्मेदारियां निभाएं, बच्चों का पालन पोषण करने में समर्थ हों और दोनों के बीच में आपसी जो लगाव है वो बहुत अच्छा बना रहे। इसी के आधार पर हमारे यहाँ पर कुंडली मिलान में गुण मिलान की एक विधि है जिसको हम कुंडली मिलान भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या करते हैं कि इसमें अष्टकुट हुआ करते हैं, 8 प्रकार के गुण हुआ करते हैं और वही जो गुण अगर ना मिलें तो दोषों के रूप में प्रयुक्त हुआ करते हैं। उसमें जो अष्टकुट मिलान है उसी का नाम कुंडली मिलान है। इसमें टोटल 36 गुण मिला करते हैं। अगर 18 या 18 से अधिक गुण मिलते हों तो हम कहते हैं कि कंपेटेबिलिटी बड़ी अच्छी है और इन दोनों का विवाह कर लेना चाहिए। उसमें वर्ण है, वश्य है, तारा है, योनि है, ग्रह मित्री है, भकुट है और नाड़ी दोष है। इन जो 8 जो ये गुण हैं, इनके जिस क्रम संख्या से नाम है उतने ही अंक इनके जो हैं गुण के रूप में मिलते हैं। तो 1 से लेकर अगर 8 तक को अगर हम सभी को जोड़ कर दें तो 36 गुण मिला करते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग प्रभाव है। मान लीजिए वर्ण है तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। अगर वर्ण का जो गुण है वो लड़का और लड़की दोनों का मिल रहा है तो 1 गुण मिल जाता है। इससे लड़का और लड़की की कार्य क्षमता कैसी होगी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो गुण है उसका नाम वश्य है। दोनों के बीच में आपसी परस्पर प्रेम और प्रीति कैसी रहेगी इसको हम वश्य के गुण से जानते हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर है उसका नाम है तारा। कहने का अर्थ ये हुआ कि लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए कितने अच्छे भाग्यशाली होंगे, एक दूसरे के जीवन में आएंगे तो उनके जीवन में जो भी प्रोग्रेस होनी है, जो उन्नति होनी है वो कितनी अच्छी रहेगी। इस सब को हम तारा के विचार से जानते हैं। लेकिन यहाँ तारा जो है वो 9 प्रकार की होती है। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र।
इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वर और कन्या दोनों की जो परस्पर जो ताराएं हैं वो तीसरी, पांचवी और सातवीं नहीं होनी चाहिए। देखो, प्रेडिक्शन जो है वो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान के आधार पर भी हुआ करती है। मान लीजिए कि अगर वर की का जो नक्षत्र है उसे कन्या का नक्षत्र अगर गिनते हैं तो तीसरा आता है, तो ये विपत है। विपत का मतलब है विपत्ति, कठिनाइयाँ। शादी होने के बाद ही कुछ न कुछ जीवन के अंदर कुछ कठिनाइयाँ चालू हो जाती हैं, कुछ न कुछ परेशानियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारे पास एक पांचवी तारा है, उसका नाम है प्रत्यरी। प्रत्यरी में अगर जिन भी वर और कन्या, लड़का और लड़की का विवाह किया जाता है, उनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी वो परस्पर एक दूसरे के सामने आते हैं तो आपस में प्रीति के बजाय बैर भावना या ईर्ष्या या द्वेष जैसी भावनाएं जागृत होती है। उसी प्रकार जो पांचवी तारा है उसका नाम वध है। ये एक दूसरे के लिए घातक हुआ करती हैं। जैसे कि मांगलिक दोष भी कुंडली मिलान का एक विषय है। अगर मांगलिक दोष भी बहुत ज़्यादा खराब हो, अशुभ अवस्था में हो, पाप ग्रहों से युत या दृष्ट हो और यहाँ वध तारा हो, तो ऐसे में जीवन साथी को किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाया करती है। तो तारा का विचार किया गया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो चौथा है वो योनि विचार है। ये परस्पर ये भी प्रीति को दिखाता है, आपसी संबंधों को दिखाता है। इसमें भी 14 प्रकार के योनियाँ हुआ करती हैं। उसमें अश्व है, गज है। तो प्रत्येक योनि जो है वो किसी जानवर के नाम के आधार पर रखी गई, लेकिन प्रत्येक जो जानवर है उसका अपना एक स्वभाव है। जैसे गज है तो वो अपने ही मद में चलने वाला, अपने ही मस्ती में रहने वाला है। अश्व है तो वो चुस्ती फुर्ती वाला है। तो दोनों के बीच में कैसा रहेगा कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, इस बात की जानकारी है। उसके बाद हमारे यहाँ पर पांचवा जो गुण है वो ग्रह मित्री का है। ये भावनात्मक संबंधों की जड़ है। अगर दोनों के वर और कन्या जो है जिसका कुंडली मिलान किया जा रहा है, अगर उनके आपस में राशिसों की मित्रता है तो बहुत ही अच्छा माना गया। ऊपर के जो 4 जो गुण हैं अगर वो ना भी मिल रहे हों और राशिसों की मित्रता हो तो भी हम कहते हैं कि ये जो ऊपर के जो दोष थे या जो गुण थे वो नहीं मिलने के बावजूद भी राशि मित्रता होने के आधार पर बहुत अच्छा है। उसके बाद में जो छठा है हमारा है वो गण है। अगर गण दोष है, ये गण जो हैं ये हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, देव, राक्षस और मनुष्य। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि राक्षस जो गण है उसका अपना एक स्वभाव है, मनुष्य गण है उसका अपना एक स्वभाव है, देवगण का अपना एक स्वभाव है। राक्षस गण वो हुआ करता है जो स्वार्थी हो, थोड़ा ईर्ष्या द्वेष रखता हो, जल्दी से दूसरे की बात ना मानता हो, दूसरे ने अगर कोई गलती की है तो उसको जल्दी से वो क्षमा ना कर सकता हो। मनुष्य का है कि आपने जो किया वैसा ही उसके साथ में अगर आप करते हो तो वो अच्छा मानता है अपने आप को। और जो देवगण है वो परोपकार की भावना से ओतप्रोत हुआ करता है, थोड़ा उदार व्यक्तित्व होगा उसका। तो यहाँ पर जो गण दोष है ये भी दोनों के बीच में आपसी मेलजोल को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नाड़ी है और भकुट है। भकुट भी एक दूसरे के बीच में कैसा सामंजस्य होगा। जैसे द्वादश भकुट है हमारे यहाँ पर, तो दूसरा भाव ज्योतिष शास्त्र में वो धन का है और 12वां भाव है खर्च का, अर्थात बचत और खर्च दोनों के बीच में कैसा हुआ। ये मान लीजिए कि लड़का बहुत कमाता है लेकिन लड़की बड़ी खर्चीली है, तो पैसा जुड़ेगा कहाँ से। तो इस प्रकार से भकुट दोष का हमने विचार किया। वैसे 9 पंचम है तो 9वां स्थान धर्म का है और 5वां स्थान संतान का है। गृहस्थी में रहते हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा, तो ऐसे में संतान से संबंधित जो सुख है वो कैसे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भकुट दोष का विचार किया। और नाड़ी है तो नाड़ी के सबसे ज़्यादा 8 गुण मिलते हैं और इसके अंदर स्वास्थ्य और संतान का विचार करते हैं। अगर दोनों की वर और कन्या की अगर समान नाड़ी हो तो उसको हम 0 अंक देते हैं, अर्थात स्वास्थ्य और संतान से संबंधित दिक्कतें रहा करती हैं। अगर अलग अलग नाड़ी हो तो दोनों को जो है 8 गुण मिल जाएंगे और दोनों को स्वास्थ्य और संतान से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ एक बात और भी कहना चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ पर एक सूत्र मिलता है कि ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष जो है वो सर्वदा है ना जो देखने योग्य है और त्याज्य है, अर्थात नाड़ी दोष ब्राह्मणों में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ये बात कही गई कि ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष जो है वो नहीं होना चाहिए, वो ज्योतिष शास्त्र बतला रहा है। अरे हमारे यहाँ पर 4 प्रकार की जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही अगर किसी की ब्राह्मण वर्ण की अगर जाति बनती है, अर्थात कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए नाड़ी दोष को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। ये नहीं कि किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, क्योंकि जातियाँ शास्त्र के अनुसार देखें तो हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की हैं। पहली जाति तो यह है कि किस परिवार में हमने जन्म लिया, तो हम क्षत्रिय के घर में पैदा हुए, वैश्य के में हुए या किसी भी हम जाति में पैदा हुए तो वो हमें जन्म से मिली, वो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरी जो जाति है वो व्यक्ति के कर्म के अनुसार बनती है।
व्यक्ति ने जन्म तो चाहे मान लीजिए निम्न कुल में लिया, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसका आचार विचार व्यवहार, ये सारा का सारा जो है वो ब्राह्मणों जैसा है, तो वो उसको भी हमने कहा कि तो ब्राह्मणों जैसा है, श्रेष्ठ है, तो कर्म से बहुत अच्छा हो गया। और तीसरी जो जाति है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बढ़ती है। तो यहाँ पर जो नाड़ी का जो विचार है वो भी हम करक वर्षिक मीन ज्योतिष शास्त्र में जो ब्राह्मणों के लिए ली गई है उसी का विचार करेंगे। तो अष्टकूट मिलान से पति और पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य कैसा होगा, एक दूसरे के प्रति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखने के साथ साथ संतान के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली मिलान किया जाता है। अगर कुंडली मिलान अच्छा हो रहा है तो दोनों के बीच में संभावना है कि इनका विवाहित जीवन बड़ा सुखमय रहेगा और आगे चल के ये दीर्घजीवी होंगे, सारी सुख सुविधा इनको आसानी से मिल जाएंगी, इनके बीच में आपस में जो भावनात्मक लगाव है बना रहेगा। तो आचार्य जी ने बताया कि कुंडली मिलान करना बेहद ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है और किस तरह से जो है कुंडली मिलान करना चाहिए, गुण और गण किस तरह से मिलने चाहिए, किस तरह का स्वभाव होता है और किस तरह से कन्या और जो वर होता है उन दोनों का गुण मिलान जो है और कुंडली मिलान कराना क्यों ज़रूरी होता है। एक चीज़ यहाँ पर आचार्य जी मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम कुंडली बहुत अच्छी तरीके से मिलान करवाते हैं उसके बावजूद शादी टूट जाती है और पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप भी नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुंडली मिलान के हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की विधियां प्रचलित है। उसमें समाज को जो मात्र जानकारी है उसका नाम है कुंडली मिलान। पहला जो मिलान है उसका नाम है ग्रह योग मिलान, उसके बाद में दूसरा जो मिलान है उसका नाम है कुंडली मिलान, और तीसरा जो मिलान है उसका नाम है भाव मिलान। अगर हम ग्रह योग का मिलान नहीं करवाते हैं और मात्र कुंडली मिलान करा लेते हैं तो उसमें मान लीजिए कि वर और कन्या की कुंडली हमने मिलाने पर हमने मिल गए कि 25 गुण इन दोनों के मिलते हैं, तो माता पिता भी बड़े प्रसन्न हो जाया करते हैं, रिश्तेदार भी सभी प्रसन्न हो जाया करते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति कुंडली मिलान कर रहा है उसकी भी प्रसन्नता का कोई और छोर नहीं हुआ करता, क्योंकि दोनों की कुंडली मिल रही है और दोनों का विवाह किया जा सकता है। जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुंडली मिलान के साथ साथ ग्रहों का मिलान करा लेना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी अपने घर में किसी का कुंडली मिलान करवाने जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कुंडली मिलान में अगर गुण मिल रहे हैं, सब लोग खुश हैं कि गुण मिल जाते हैं, लेकिन इस पर भी आपको खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहों का मिलान अगर आप करा लेते हैं तो यकीन मानिए कि वो खुशी आपकी दोगुनी हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ कुंडली मिलान कराकर अगर आप शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके चलते वो विवाह टूट जाता है या परस्पर मेल मिलाप हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, जिससे ज़िंदगी जो है वो सुखमय होने की बजाय दुखों से भर जाती है। इसीलिए कुंडली मिलान के साथ साथ आपको ग्रहों का मिलान कर लेना भी बेहद ज़रूरी है। आचार्य जी, एक बात यहाँ ये भी उठती है कि क्या कुंडली मिलान सभी को कराना चाहिए? हाँ, देखो, जहाँ तक संभव हो सभी को कराना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर याज्ञवल्क्य के ऋषि हुए और उनका एक हमारे यहाँ पर ग्रंथ उपलब्ध है, उसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। उन्होंने कहा जिस भी कन्या की उम्र जो है वो 35 साल या 36 या 38 साल के करीब हो गई है, उसके लिए कुंडली मिलान करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पहले से ही विवाह के अंदर काफ़ी देरी हो चुकी है। दूसरी बात यह है, मान लीजिए कि किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है या किसी की वाइफ की डेथ हो गई है, तो दोनों में से कोई एक विडो है, तो ऐसे में भी अगर क्योंकि दूसरी शादी भी किसी विडो से ही होगी, डिवोर्सी का विवाह ज़्यादातर हम देखते हैं कि डिवोर्सी से ही हुआ करता है। ऐसे में अगर उनकी आयु ज़्यादा है तो उनके लिए शास्त्र मना करता है कि कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार ठोकर खा करके गिर चुका है वो दोबारा ठोकर खाने की हिम्मत नहीं रखा करता। इसी कारण से ऐसी बातें कही गई हैं। तो अगर ज़्यादा उम्र हो तो भी कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं है, या परस्पर आपस में प्रेम है, गंधर्व विवाह, जैसे हमारे यहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों का विचार किया गया, उसमें आजकल गंधर्व विवाह ही हमारे यहाँ पर लव मैरिज का एक योग बना हुआ है। तो अगर आपस में दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, परिवार भी समाज भी उन चीज़ों को आज्ञा दे रहा है, तो ऐसे में भी कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं हुआ करती। तो 3-4 परिस्थितियाँ हैं, अगर दोनों में से कोई विधुर या वैधव्य योग है और दूसरी शादी कर रहा है तो भी कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं है। 35 या 36 वर्ष से ऊपर अगर लड़की की उम्र हो गई है तो भी आपको कुंडली मिलान की आवश्यकता नहीं है।
दोनों परस्पर प्रेम करते हैं और समाज परिवार सभी उस चीज़ को लेकर राजी हैं, तब भी आपको कुंडली मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करा लेते हैं तो जो भी कुछ जीवन में कुछ घटनाक्रम मान लीजिए कुछ अशुभ नज़र आ रहा है तो उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, उससे संबंधित हम उपाय भी कर लेंगे। तो जो कुछ घटनाक्रम अशुभ होगा उससे थोड़ा सा हमें जो है उसको दूर कर सकते हैं और उनके जीवन को और सुखमय बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कुंडली मिलान कराना सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है या कुछ इस तरह से हो चुका है या दोबारा वो शादी करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से उनके लिए ज़रूरी नहीं होता शास्त्रों के अनुसार कुंडली का मिलान कराना। हम आगे भी बात करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आचार्य जी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इस विषय पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊँगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है, वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। हम बात कर रहे हैं कुंडली मिलान की। कुंडली मिलान कराना क्यों आवश्यक है और किस तरह से हमें कुंडली मिलान के साथ साथ अगर हम ग्रह योग मिलान भी कराते हैं तो किस तरह से हमारा जीवन जो है वो सुखमय बन जाता है, ये हमें आचार्य जी बता रहे हैं। और चलिए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, एक सवाल मेरे जहन में ये उठता है कि क्या माता पिता का भी कुंडली मिलान से पूर्व कोई दायित्व होता है? हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ पर शास्त्रों में ये वर्णन है कि कुंडली मिलान से पूर्व माता पिता को जिस भी परिवार में अपने बच्चे का हम विवाह करा रहे हैं उस परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलना जरूरी है। उनके बारे में जानकारी उनको प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है 8-7 दोष ऐसे हैं जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार न देखे जा सकते हैं, लेकिन हम परिवार के जो लोग हैं वो ही देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे में से कोई बहुत नाटा है, एक बहुत लंबा है, कोई बच्चा काना है, लूला है, लंगड़ा है, कुबड़ा है, किसी अंग भंग में कोई दोष है या अंग भंग नहीं हो रहा है, या देखने में कुरूप है, बहुत ज़्यादा बाल आए हुए हैं, होठ बहुत ज़्यादा मोटे हैं, नथुने बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ये जो भारी जो आवरण है शारीरिक रूप से, इन सब का विचार माता पिता को कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा है तो भी कहीं न कहीं ये भी दोष हुआ करते हैं। किसी की वाणी में अगर कर्कशता है,
तो आप देखिए कि उनके साथ बात करने में कैसा आप अच्छा फील तो करते नहीं। हम कहीं ना कहीं कर्कशता होगी तो आपका थोड़ी देर में उनके साथ झगड़ा हो जाएगा। ये सारा जो विचार है ये माता पिता को कुंडली मिलान से पूर्व, अगर वो लड़के वाले हैं तो लड़की के बारे में जानकारी ले लें, और लड़के वाले हैं तो लड़के के बारे में जानकारी ले लें। इन सब चीज़ों का विचार उनको करना चाहिए। दूसरी बात आजकल के संदर्भ में एक और भी है, आजकल एकल परिवार की बड़ी ज़्यादा जो है प्रचलन बढ़ गया है कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 2 बच्चे साथ रहते हैं। ऐसे में अगर एकल परिवार का जो बच्चा है अगर उसको दीर्घ परिवार में ब्याह देंगे आप, उसकी शादी करा देंगे, तो वहाँ पर वो कहाँ अंडरस्टैंड कर पाएगा, वहाँ पर उसको बड़ी समस्याएं होंगी। इसलिए एकल परिवार के बच्चों को एकल परिवार में ही ब्याहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बड़े परिवार का जो बच्चा है उसको आप, छोटा अगर कोई परिवार है एकल परिवार, उसमें आप लेके आइए, वो वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। ये सब बातें माता पिता को और समाज को अपने दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। इसके बाद में कुंडली मिलान कराना चाहिए, क्योंकि कुंडली मिलान में जो चीज़ें दृश्य नहीं है, जो दिखलाई नहीं दिया करती, उनके बारे में विचार किया जाता है। तो माता पिता का भी उत्तरदायित्व ज्योतिषी के अनुसार उतना ही बनता है जितना एक ज्योतिषी का बनता है। जी, तो ज्योतिषी के साथ साथ माता पिता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी बराबर की होती है। अगर वो सही समय पर सही चीज़ का मूल्यांकन कर लें और उसका उपाय करा लें तो कहीं ना कहीं जो ज़िंदगी है वो सुखमय हो जाती है, और ज़िंदगी में जो परेशानियां आने वाली होती हैं वो भी समय रहते हम उनसे दूरी जो है वो बना लेते हैं। तो माता पिता का बहुत ही उत्तरदायित्व होता है हमारे इस ज़िंदगी में, और ख़ासकर कुंडली मिलान की जब बात कर रहे हैं आचार्य जी, तो आचार्य जी एक बात यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कुंडली मिलान क्या काफ़ी है? हाँ, देखिए, अगर संपूर्ण रूप से अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो हम उनके बारे में, जो भी भावी दंपति हैं, वर और कन्या हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से भविष्यवाणी देने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन दोनों, उसके पीछे एक तो कारण ये है कि जिस भी बच्चे की जन्म तारीख और टाइम वगैरह हमें जो दिया गया है वो एकदम सही होना चाहिए। अगर वो गलत है तो कुंडली गलत बन जाएगी। ज्योतिषी जो भी भविष्यवाणी कर रहा है उसकी भविष्यवाणियाँ भी निरर्थक जाएंगी हो, क्योंकि गलत होंगी। कुंडली अगर सही है तो भविष्यवाणियाँ भी सही होंगी। लेकिन यहाँ पर भी ये देखना जरूरी है कि कुंडली तो सही है लेकिन ज्योतिषी सही ना हो। आजकल तो जितने भी कथावाचक, पुजारी आदि हैं वो सारे के सारे ज्योतिष का काम कर रहे हैं। चाहे ज्योतिष की जानकारी ना हो लेकिन फिर भी कुंडली मिलान भी करते हैं, सारे काम करते हैं। एक ज्योतिषी जो है वो ज्योतिष का जानकार है, वो कर्मकांड का जानकार नहीं है। हो सकता है उसने कुछ कोर्स किए हो, उसको उसके वर्बली जानकारी हो, लेकिन प्रवीणता किसी एक विषय में हुआ करती है। हम भी जानते हैं, डॉक्टर की लाइन ले लीजिए आप, वहाँ पर क्या है, ENT स्पेशलिस्ट हुआ करता है, गायनो स्पेशलिस्ट हुआ करते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हुआ करते हैं। कंप्लीट शरीर का कोई स्पेशलिस्ट हो तो उसकी नॉर्मल सी दुकान मिलेगी आपको, लेकिन किसी एक विषय का जो स्पेशलिस्ट होगा उसको हमने प्रवीण माना आज के संदर्भ में। इसके बाद दशा, अंतर्दशा जो हैं, जो व्यक्ति को आने वाली हैं, लड़का और लड़की को, उनका भी विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि कुंडली मिलान और ग्रह योग अच्छे मिलने के बावजूद भी मान लो सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा और उसी की दशा आने वाले 2-4 साल बाद में आने वाली है, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह सप्तम भाव के फल देगा जो विवाहित जीवन से संबंधित है। तो ऐसे में देखना चाहिए कि वो जो ग्रह है जो सप्तम भाव में बैठा है वो कैसा अशुभ फल दे सकता है। अगर वो शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट है तो इतनी अशुभता उसके अंदर नहीं है, लेकिन वो पाप ग्रहों से है तो कुछ 2-4 साल के बाद में विवाहित जीवन में कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकते हैं। उसके लिए आप बच्चों को समझा भी सकते हैं कि कुछ समय का पीरियड आएगा जिस समय थोड़ी बहुत आपके जीवन में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, उसके बाद में आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण कुंडली मिलान कर सकते हैं। जी, तो संपूर्ण कुंडली मिलान आप ज़रूर कराएं, क्योंकि संपूर्ण कुंडली मिलान कराने से जिसकी शादी हो रही है, जिसकी हम कुंडली मिलवा रहे हैं, उसका जीवन जो है वो सुखमय बन जाता है। जो परेशानियां होती हैं उन्हें हम सही समय पर दूर कर लेते हैं, और हस्बैंड वाइफ जो हैं दोनों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मधुरता जो है वो बरकरार रहती है। और जिस तरीके से गुरुजी ने बताया कि जब आप कुंडली मिलान के लिए जाएँ, संपूर्ण कुंडली मिलान कराएँ तो किसी विशेषज्ञ से ही कराएँ जिसको कुंडली मिलान के बारे में हर चीज़ पता हो, क्योंकि आज बाज़ार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम अगर हमें अपना हाथ दिखाना है या हमें अपनी कुंडली दिखानी है तो हमें अपने घर के बाहर ही निकलेंगे तो हमें लोग मिल जाते हैं जिनसे हम अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं, इसीलिए किसी विशेषज्ञ के पास जाना, किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर ही कुंडली मिलान कराना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि सही समस्या और सटीक
उपाय जानकर आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, जिस तरीके से नाड़ी दोष की आपने कुछ देर पहले ही चर्चा की थी, नाड़ी दोष को लेकर कहा जाता है ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए देखा जाना चाहिए, बाकी औरों के लिए नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था अभी कि अष्टकूट मिलान की जब बात चली कि जो ब्राह्मणों के लिए देखा जाना चाहिए वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाना चाहिए कि जिनकी भी जन्म पत्रियों में अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि बनती है उनके लिए नाड़ी दोष के बारे में विशेष रूप से हमें विचार करना होगा, क्योंकि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी जो दोष है वो विप्रों यानी ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़्यादा विचारणीय है। लेकिन एक बात और भी है, आजकल के भी बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं हमारे यहाँ पर, उनमें से बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि नाड़ी जो दोष है उसको हम मान ले देते हैं कि भाई वो विष की संज्ञा दे देते हैं। तो विष तो जहर है, जहर को अगर ब्राह्मण खाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी और किसी और वर्ण का खाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो नाड़ी जो दोष है उसको हमें उस समय ग्राह्य करना चाहिए जब जन्म पत्री के अंदर अगर अच्छे स्वास्थ्य के बहुत अच्छे योग हैं, संतान होने की अच्छी संभावनाएं हैं, तो नाड़ी दोष को हम दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन राशियों की मित्रता मिलना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। अगर वहाँ पर गुण मिलान के अंदर राशियों की मित्रता मिल रही हो और नाड़ी दोष अगर विद्यमान भी है कुंडली के अंदर, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत हमें शो नहीं हो रही है और साथ में ही संतान से संबंधित में हमें कोई दिक्कत जो है नज़र नहीं आ रही है, तो हम नाड़ी दोष को छोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आचार्य जी ने कहा कि नाड़ी दोष को लेकर जो है सिर्फ ब्राह्मणों में ही देखा जाना, किसी और के लिए नहीं, उसका जवाब आचार्य जी ने दिया है। आचार्य जी, अब तक हम मनुष्यों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब गुणों के मिलान की बात आती है तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता माता के 36 के 36 गुण मिलते थे, लेकिन फिर भी उनका अगर जीवन देखा जाए तो कहीं भी जीवन में सुख नजर नहीं आया, सुखमय जीवन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि एक चीज़ हुआ करती है, वो हर चीज़ में है, किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, ज्योतिष में ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, एक तर्क हुआ करता है, एक हुआ करता है कुतर्क। आर्ग्यूमेंट जो है अगर वो सही है तो वो तर्क है, लेकिन अगर वो जो आर्ग्यूमेंट है अगर वो इस विषय से हट कर के है और उस विषय के बारे में सिर्फ पटाक्षेप ही कर रही है तो वो कुतर्क कहलाता है। हम जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं उनके जो गुरुजी थे वो उनको लेकर के विश्वामित्र जी अपने आश्रम में चले गए। वहाँ से उनके पास जनक जी के यहाँ से एक संदेश आया कि ऐसा है कि जो है सीता जी का स्वयंवर रचाया गया है, आप वहाँ पर आइए। अब ये साथ में लेके गए थे इन दोनों भाइयों को, राम और श्री कृष्ण जो है लक्ष्मण जी को साथ में लेके चले गए। वहाँ जाने के बाद शर्त रखी हुई थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को जो तोड़ देगा, जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ में सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो वहाँ जब शर्त रखी गई थी तो जो शर्त को पूर्ण करेगा उसके साथ माँ भगवती सीता का विवाह होगा। वहाँ पर कुंडली मिलान की तो कोई बात ही नहीं थी। ये सिर्फ कुतर्क है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो रामायण पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, रामानंद सागर जी ने इतना अच्छा सीरियल बनाया वो भी देख सकते हैं, उसमें भी इस बारे में कहीं विचार नहीं किया गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम और सीता जी का कोई भी कुंडली मिलान नहीं हुआ था। उनका विवाह एक शर्त थी कि भगवान शिव के धनुष के ऊपर जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ में उनका विवाह कर दिया जाएगा। इसलिए ये सब बातें मिथ्या हैं। तो चलिए, समय का अभाव है गुरुजी, हर कार्यक्रम के अंत में जिस तरीके से मैं आपसे सुझाव देने की ये कहती हूँ कि आप सुझाव दें हमारे दर्शकों को, तो आज फिर से वही निवेदन है कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें ऐसे जिससे कि वो अपने ज़िंदगी में उन्हें अपना सकें। इस प्रोग्राम में मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि बच्चों का जो जीवन है उसके लिए कभी भी अगर उनकी शादी करनी है तो संपूर्ण रूप से आप कुंडली मिलान करवानी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उन बच्चों का जीवन सुखमय रहता है और आगे आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आचार्य जी ने जिस तरह से आपको बताया कि कुंडली मिलान के साथ साथ ग्रहों का मिलान भी कराना बेहद ज़रूरी होता है, और साथ ही अगर आप भावों का मिलान भी कराते हैं, संपूर्ण कुंडली मिलान कराते हैं, तो न सिर्फ आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवार सकते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी भर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे इस आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं
0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है grahokishatra@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www